आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आशीष सैनी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। अनिल गोयल जी मेरे साथ हैं, नेता बीजेपी के तौर पर। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय शर्मा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही संदीप जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जब ये बड़ा बयान आपने सुना होगा, उसके बाद से पहला रिएक्शन आपका क्या? आपको क्या लगता है कि क्या तत्कालीन सरकार ने समझौता किया, जो विदेशी ताकतें थी उसके सामने कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरम पड़ गई, और क्या संप्रभुता को इससे ठेस पहुंची? क्योंकि लगातार इसी तरह का आरोप हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपकी सरकार के ऊपर लग रहा था। आलोक जी, जो हम कहते थे वो सही साबित हुआ। हम तो स्पष्ट रूप से कहते थे, हम जो कहते थे कि कांग्रेस हमेशा, हमारे जवानों ने युद्ध जीता है और कांग्रेस हमेशा टेबल पर हारी। चाहे हमारे जवानों का बांग्लादेश से का मामला हो, चाहे हर युद्ध का मामला हो, लेकिन कांग्रेस हमेशा टेबल पर हारी। और ये कांग्रेस ने अमेरिका का आगे सिलेंडर करा। ये बात नहीं समझ में आ रही है कि 26/11 जैसा आतंकवादी हमला होने के बाद उस यूपीए की सरकार ने जो कठोर कदम उठानी चाहिए, जो कार्रवाई करनी थी, उससे कार्रवाई नहीं करी। उसका गलत संदेश गया। गलत संदेश ये गया कि भारत केवल बात कर सकता है, भारत कार्रवाई नहीं करता। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां के आतंकवादियों की और हिम्मत बढ़ी और उनको ये लगा कि भारत एक कमजोर है। आज जो हमारे कांग्रेसी नेता बयान दे रहे हैं, वो उस टाइम को गिरफ्तार में नहीं झांक रहे। जिस 26/11 न्यूज के बाद अगर वहां के गृह मंत्री जी, वहां की सेना चाहती थी कि हमको बदला लेना चाहिए, हमको ऑपरेशन करना चाहिए, सरकार ने सेना के हाथ रोके, सरकार ने गृह मंत्री को रोका, सरकार का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है सीधी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उससे बचने की बात कह रहा है। तो ये साबित होता है कि जब यूपीए की सरकार थी तो वो जंग में भी हारती थी, कूटनीति में भी हारती थी और खेल मैदान में भी हारती थी। आज ये देखो कि हम हर क्षेत्र में पाकिस्तान को पटकनी दे रहे हैं, लेकिन वो सेना के हाथ बंद रखे थे। तो जंग में इसमें हारती थी, सेना को बांध के रखती थी। और अगर सेना ने कई चुनाव युद्ध जीत भी दिया तो टेबल पर हार जाते थे। जैसा बांग्लादेश में हमने युद्ध जीता, हमारी सेना ने युद्ध जीता, लेकिन ये टेबल पर हार करके बैठ गए। तो ये यूपीए की सरकार भारी आतंकवाद के साथ में इतनी दबी हुई थी, इतनी डरपोक सरकार थी कि ना फैसले ले सकती थी और देश की सुरक्षा के बारे में सोच नहीं थी। और सही मायनों में 26/11 के बाद जो जनता का आक्रोश था, उस आक्रोश का उसने सम्मान नहीं करा, उसने जनता की भावना का सम्मान नहीं करा, उसने विदेशी ताकतों का आगे झुक करके झुकना स्वीकार करा। तो इसलिए उसने सही मायनों में ये भी एक तरह से जन भावनाओं की अवहेलना है, जो हमारी जनता चाहती थी। तो जिस तरह में आतंकवाद हम कहते थे कि मोटर है जान रहे, आज वो बात होगी। तो ये आतंकवाद को बात करती थी, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव की जाती थी। तो आज सिलेंडर कहते हैं, तो अमेरिका क्या है, अमेरिका ने कह दी नहीं करना तो नहीं करना, और देशी ताकतों का अगर और ये पाकिस्तान आतंकवादी फैक्ट्री था है, और इन्होंने के बाद आगे समझ, लेकिन सरकार ने अपने से निकाल दिया, आतंकवादियों की आतंकवादियों को बचाया और हिंदुस्तान की जन भावनाओं का इन्होंने नजरअंदाज किया। सेना का मनोबल इन्होंने गिराया। सेना तैयार थी, लेकिन सरकार की कमजोर नीति के चलते ऑपरेशन की अनुमति नहीं दी गई। इससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा और दुश्मन का हौसला बढ़ा। आज हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल हाई है। आज हमारे सुरक्षा बल हर तरह के लिए तैयार है। उस टाइम के सुरक्षा बलों को दिल्ली से आदेश लेना होता था, आज आतंकवादियों को सामने गोली मार दो, पूरी हमारी फौज को छूट थी। उस टाइम हमारी फौज मरती थी, आतंकवादी अटैक करते थे, हम ऊपर से आदेश का इंतजार देखते थे। हमारी इतनी आतंकवाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर से बढ़ गया था, उसका खमियाजा हम आज तक उठा रहे हैं। आप ये तुलना करें एनडीए बनाम यूपीए सरकार के, उरी और पुलवामा हमले के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने एयर स्ट्राइक करी। हम चुप नहीं बैठे और आतंकवादियों को इस पर संदेश दिया कि भारत चुप नहीं बैठेगा, तुमको घर में घुस करके मारेगा। और बड़ा वो इस पर से जो आतंकवादियों की मदद करेगा हम उनको भी मारेंगे।
आपने सिंदूर ऑपरेशन के अंदर देखा ही होगा कि हमने पहले आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करा और फिर कहा कि हमारा मिशन पूरा हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान ने बदले में जवाब दिया तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले ये डरते थे कि अब पाकिस्तानी जो है वो एटम बम एटमी देश है, हम एटमी देश की चिंता नहीं करते। आप एटमी देश की चिंता करके नहीं रह सकते, हमारे पास भी एटमी है, लेकिन कोई हमारे अस्तित्व को चोट पहुंचाए और हम उसको स्वीकार करें। वो यूपीए की सरकार में होता था और आज यूपीए वाले, सरकार वाले किस मुंह से हमसे जवाब मांग रहे हैं, ठीक इससे बड़ा स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ पर जवाब लेता हूँ। आशीष जी, देखिए आपने इनकी पूरी बात सुन ली और लगातार अब चिदम्बरम जी के बयान के बाद से बीजेपी नेताओं ने एक यही डायरेक्शन इस पूरी चर्चा को देने की कोशिश भी की। आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार को रिफ्लेक्ट करने वाला एक बयान माना जा सकता है, या आपको लगता है कि जानबूझकर चिदम्बरम जी ने कुछ ऐसा बोला है जिससे कि सिर्फ एक सियासी तूफान खड़ा होगा, इसमें हासिल कुछ नहीं होना है? और साथ ही जो चिदम्बरम जी ने बयान दिया है उसको लेकर आपकी राय क्या है? आपका फोन शायद म्यूट है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल साफ आ रही, बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो अनिल गोयल जी जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, मैं आज आपके चैनल पर इनके द्वारा कही गई हर बात से सहमत हूं। जो इन्होंने कहा कि भाई सरकार विदेशी ताकतों के दबाव में, विदेशी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो देश हैं या कोई भी है, उनके दबाव में आई और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकी, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और देश को कमजोर करने का काम किया। देश की सेना तैयार थी, लेकिन देश की सेना को छूट नहीं दी, नहीं तो आज वो आतंकवाद को और पाकिस्तान को समाप्त कर देते। मैं निश्चित रूप से अनिल गोयल जी की बात पे 100% सहमति देता हूँ। इसको आप सबसे पहले स्वीकार कर लीजिए। दूसरी चीज, मैंने कहा कि अनिल गोयल जी ने जो बयान दिया, वो बयान दिया पहलगाम हमले के बाद। जो वर्तमान में जो आतंकवाद पर जो चर्चा चल रही है, जो युद्ध विराम किया गया, किन ताकतों के दबाव में किया, उसको अनिल गोयल जी ने स्वीकार किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। अब आइए 26/11 पर, जिसके लिए आज की डिबेट रखी गई। 26/11 में आतंकवादी पकड़े गए और जिंदा आतंकवादी कसाब पकड़ा गया। पूरी दुनिया के सभी डिप्लोमेट्स ने, सभी जो देश हैं उनकी सरकारों ने, सबने देखा कि जिंदा आतंकवादी मुंबई में हमला करता हुआ, सीधा गोलियों से लोगों को मारता हुआ पकड़ा गया। 5-7 लोग मारे गए, मुझे सही से उसमें, और बहुत सारे हमारे जो पुलिस के लोग थे वो सीधे सीधे शहीद हुए। और पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य के एक मुख्यमंत्री ने अंदर की खबरें बाहर पत्रकार वार्ता करके देनी शुरू कर दी। चलिए उस सब चीज को छोड़ देते हैं, बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन वो आतंकवादी पकड़ा गया और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को आतंकवादी देश के रूप में मान्यता मिली। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ संबंध समाप्त किए। और उसके बाद हमारे देश के उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने आज 2025 में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वो कार्रवाई करना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते सरकार पर दबाव था कि वो पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई ना करे। ये इसमें मुझे कहीं नजर नहीं आता कि सरकार का एक फेल्योर है, सरकार का एक पक्ष है कि हमने उस वक्त पाकिस्तान पर हमला करने की जब नीति के अनुसार जब पी चिदम्बरम जी तैयार हुए, तो देश में जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के दबाव में हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, ये उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन ये जो हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो ये पहलगाम हमले के बाद आपने अटैक किया था, ये किसके कहने पर किया था। कम से कम 35 से अधिक बार तो वो डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं। मुझे बताइए, उस वक्त कोंडोलिसा राइस जो आई थी उस वक्त की, उन्होंने इस बात में मध्यस्थता करी और पाकिस्तान पर हमला करने से भारत को रोकने का काम किया राजनयिक स्तर पर। हमारे देश की सेना भी तैयार थी, हमारे गृह मंत्री भी तैयार थे, वही उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में इसकी तुलना अपने समय में जो इनके ऊपर आतंकवादी हमले हुए, मैं पठानकोट, उरी, पुलवामा आदि की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जो अभी पहलगाम हुआ है इस पर, और उससे भी अधिक 2 दिन पहले इन्होंने मैच खेले। मुझे बता दीजिए ना, 26/11 के बाद एक बहुत सारे इंटरसेप्ट किए गए थे, पकड़े गए थे, वो जो कॉल्स थी उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, तो पता लगा एक व्यक्ति जो एक राज्य का बड़ा महत्वपूर्ण मंत्री था, वो कह रहा था कि साहेब को उसकी सारी रिपोर्ट चाहिए, वो लड़की की जो जिसको साहेब चाहते हैं। लगभग 336 से अधिक कॉल के इंटरसेप्ट थे, वो देश के सामने सार्वजनिक किए जाने चाहिए। मैं कह रहा हूँ पी चिदम्बरम जी की और वर्तमान तत्कालीन जो मनमोहन सिंह सरकार थी, वो 336 इंटरसेप्ट जो आज भी
इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड में है, वो पकड़े गए थे। आज उनको सार्वजनिक करके कांग्रेस पार्टी का आप कर दीजिए ना, मुंह काला कर दीजिए पूरा, करिए जारी जरा वो 336 मैसेज क्या थे। उसके बाद बताइए ना गुजरात के कोस्ट का इस्तेमाल कैसे किया और क्यों किया गया, कैसे वहां से आया, तो वहां की जो इंटेलिजेंस थी वो क्या कर रही थी, वो तो एक महिला की जासूसी में लगी थी। आप इसलिए चिदम्बरम जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज चिदम्बरम जी से भी सवाल पूछा जाएगा कि जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछते हो कि आपने पहलगाम के बाद अटैक किया तो रुक क्यों गए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि 26/11 के बाद क्या किया। तो 26/11 की बात उन्होंने बता दी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, जो कोंडोलिसा राइस जो थी वहां की विदेश मंत्री जो सरकार की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ थी, उन्होंने दबाव को यहाँ पर दिया। उस दबाव में तत्कालीन सरकार नहीं कर पाई। हम ये कह रहे हैं कि अब आप बता दीजिए कि आपने किसके उसमें नहीं किया। हमने अपने गलती को, अपने जो समस्या थी उसको स्वीकार कर लिया है और बिल्कुल सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। कोई शर्म नहीं की हमने इसमें कि हमारी आलोचना होगी तो होनी चाहिए, हमला किया जाना चाहिए था उस वक्त। मैं तो कहूंगा कि हमला होता तो आज स्थिति अलग होती, लेकिन नहीं किया। उसके क्या पक्ष थे क्या विपक्ष थे वो उस वक्त की सरकार जाने। हमें आज आप बता दीजिए कि आज आपने हमला नहीं किया, हमला रोक दिया, तो उसके आपके सामने क्या समस्याएं थी, तब आप इन दोनों चीजों की तुलना आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों चीजों की तुलना अगर केवल कांग्रेस को कोसने तक सीमित है तो निश्चित रूप से कोसिए। कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जो जिम्मेदारी अगर निभाने में कमी रही है तो उसको स्वीकार भी किया कि ये काम हम नहीं कर पाए। आप अपना बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। अजय जी मेरे साथ हैं यहाँ पर। अजय जी, अब एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि एक तरफ तो देखिए दोनों ही पार्टियों की सरकारें भारत में रही हैं, दोनों ही हर समय हर मंच पर, चाहे वो किसी भी तरह की राजनीतिक रैली रही हो, चाहे वो किसी तरह की सामाजिक रैली रही हो, ये बात स्वीकार करने से कोई पार्टी पीछे नहीं रहती कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। और जब इस तरह की बात पहले सत्ता में रह चुका एक कैबिनेट मिनिस्टर ये बात बोलता है, तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ी चुनौती इस स्तर पर भी है कि क्या वास्तव में हमारी भारत सरकार कभी कंप्रोमाइज करने की स्थिति में थी क्या, जिसके चलते इस तरह का कदम नहीं उठाया गया? और इसकी टाइमिंग भी, बिहार चुनाव बिल्कुल नजदीक है, आखिर इस तरह का खुलासा इसी समय क्यों हुआ? आपको इसका क्या राजनीतिक कारण समझ में आता है और इससे आगे आने वाले समय में क्या इसका फर्क आने वाले चुनाव में भी आप देख पा रहे हैं? आलोक, 17 साल बाद यदि इस तरह का कोई रिजल्ट या मामला हमारे सामने आया है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जिस व्यक्ति ने कहा है वो देश के पूर्व गृह मंत्री हैं और ये बयान बहुत कूटनीतिक है। ये कोई चुनावी मंच से कहा गया स्टेटमेंट नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कुछ भी कह दिया। ये एक कूटनीतिक स्टेटमेंट है। ये बता रहा है कि 17 साल पहले भारत की क्या स्थिति थी और अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव था उसके चलते भावनाओं को एक तरफ रखते हुए कि भावनाएं जो कह रही व्यवस्थाएं हैं, मजबूरियां हैं, प्रतिबद्धता है, उन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद ये फैसला लिया गया कि हाँ हमें ऐसा कुछ करना है या नहीं करना है। 26/11 का वो जो दिन है उसको लेकर यदि पी चिदम्बरम साहब आज ये कह रहे हैं तो बता रहे हैं कि उस वक्त जो सरकार थी उसने भावनाओं से ऊपर उठकर कूटनीतिक फैसला लिया, संयम बनाए रखा, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्थाएं थी, हमारी प्रतिबद्धता थी, उसको हमने समझा और भारत के ऊपर जो परिणाम पड़ेंगे उनको ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया। क्योंकि ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के साथ में हमारा एक विवाद चल रहा है। क्योंकि ये कोई डोमेस्टिक स्टेटमेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को लेकर आया जिसके अंदर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई थी भारत के ऊपर। और यदि आज हम पूरे इंटरनेशनल या जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्यों आया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, चाहे वो 50% टैरिफ की बात हो या H1 वीजा को लेकर बात हो या दूसरी चीजें हो, उसका असर भारत के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है। और हम जिस तरीके से अपनी स्वदेशी रोजगार या अलग अलग तरह की चीजों को प्रचार कर रहे हैं, आज हम बता रहे हैं कि ठीक है आज अपॉर्चुनिटी है, आज हमारे पर वैश्विक दबाव है, हमारे लिए बाजार बंद हो रहे हैं या हमारे लिए अलग तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर समाहित है। इसके अंदर तो बिहार का चुनाव समाहित है,
क्लियर करना पड़ेगा। देश हित सिर्फ भावनाओं या राष्ट्र दिए गए और जिस और हमने नई हॉस्पिटल है या बालाकोट की बात आप दिखा रहे हैं उनसे रिलेटेड कांड देख रही है और हम सतही तौर पर देश के नागरिकों की बौद्धिक क्षमता पर है कि हमारा बौद्धिक स्तर क्या है, हम किस तरीके से समझ पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं चीज, क्या लेवल नीति को समझ के क्या हो रहा है वहां पर, ये समझ बहुत करना चाहिए, एनालिसिस कराएंगे, समझना चाहिए क्या है। मैं बात कि जिस तरीके से बात हो रही है अभी रूस में हमारी जिस तरह के संबंध है या हमारे नस्ल संबंध है, हमारे देश के ऊपर क्या फर्क है, हमारे जो वहां पे लोग हैं क्या फर्क पड़ रहा है, वहां पे जिस तरह से लोग वापस आएंगे उन पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें नए बाजार ढूंढने हैं, हमें नए ठिकाने ढूंढने हैं, हमें यहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, कितनी